गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 प्रोटीन के विषय में। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होती है, इसकी संरचना क्या है, मतलब ये किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन का वर्गीकरण, मतलब कितने भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है, कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं। प्रोटीन प्राप्ति के साधन, मतलब ये हमें कहाँ कहाँ से और किन किन साधनों से, किन किन चीज़ों से मिलती है। प्रोटीन का काम क्या है हमारे लिए, प्रोटीन की अगर कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो उनसे क्या हानियाँ हो सकती है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या करती है कि हमारे शरीर के जो टूटे फूटे तंतु होती हैं उनकी मरम्मत करने का काम करती है, और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए ज़रूरी होती है। जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं उनके लिए मदद करती है। तो प्रोटीन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन की जो उत्पत्ति है ग्रीक शब्द किससे हुई थी? ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है। किससे? ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है, जिसका मतलब है कि प्रथम स्थान ग्रहण करना। क्या मतलब है? प्रोटियोस का प्रथम स्थान ग्रहण करना। तो जो पोषक तत्व है हमारे, पोषक तत्व कौन कौन से बताया आपको? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। इन सब में जो प्रोटीन का जो स्थान है वो प्रथम स्थान माना गया है, क्योंकि जो प्रोटीन है हम इसको हमारे जीवन का आधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन को हमारे जीवन का आधार भी कहते हैं, और इसको शरीर निर्माणक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन को जीवन का आधार और शरीर निर्माणक तत्व। क्यों? कि जो हमारे बाल हैं, त्वचा है, मांसपेशियां, हड्डियों में, और शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे रक्त, प्लाज्मा, इन सब में क्या होता है कि प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। इसलिए प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। ये शरीर का निर्माण करने में, मतलब जो हमारी शरीर की सेल्स टूटती रहती है, तंतुओं का जो टूटते रहते हैं उनको निर्माण करने में किसका योगदान होता है? प्रोटीन का। कौन सहायता करता है हमें? प्रोटीन। और इसको जीवन का आधार भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मकान बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? ईंट, सीमेंट, मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसी तरह से शरीर की रचना करने के लिए, क्या करने के लिए? रचना करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सेल्स की जरूरत होती है। किसकी? सेल्स की जरूरत होती है, कोषों की जरूरत होती है। और इन कोषों के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा। क्या होता है? सेल्स के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा होता है, जिनको जीवन का सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मा होता है उसको जीवन का आधार माना जाता है। इसीलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं? मानवीय जीवन का आधार कहते हैं, और शरीर निर्माणक तत्व, क्योंकि शरीर के निर्माण में सहायता करती है, इसलिए इसको शरीर निर्माणक तत्व कहा जाता है। हमें अगर 1 ग्राम हम प्रोटीन लेते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी। कितनी? 4 किलो कैलोरी। हमें कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ये एक सीधा सा सूत्र बताती हूँ मैं आपको, कि जितना आपका बॉडी वेट है, जितना आपका भार है, उतने ग्राम आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मान लो जैसे आपका भार है 40 किलो है, किसी का 45 किलो है, तो अगर 40 किलो है तो आपको 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर किसी का भार 60 किलो है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एक सामान्य सा ये जनरल सूत्र है कि प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है आपको, कि जितना आपका बॉडी वेट है उतनी आपको प्रोटीन डेली लेनी चाहिए। वैसे 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी। हमारे शरीर में अगर जल को अलग कर दिया जाए तो सबसे अधिक हिस्सा किसका होता है? प्रोटीन का। हमारे बॉडी में पानी कितना होता है? जल कितना होता है? 65 से 70% जो है पानी की मात्रा होती है। तो उसके बाद किसका सबसे ज्यादा हिस्सा होता है? प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का। तो शरीर के कुल भार का 6ठा भाग जो है प्रोटीन से बना होता है। कितना? 6ठा भाग प्रोटीन से बना होता है। और इसमें क्या है? कुल शरीर की प्रोटीन का जो 1/3 भाग तो मांसपेशियों में होता है, 1/5 भाग हड्डियों में, दांतों में और त्वचा में होता है, कार्टिलेज में होता है, और बाकी जो बच गया वो है शरीर के अन्य ऊतकों में और शरीर के द्रव्यों में पाया जाता है। द्रव्य मतलब रक्त है, प्लाज्मा है, उनके अंदर जो बाकी हिस्सा है वो उसमें होता है। तो समझे प्रोटीन हमारे लिए कितनी जरूरी है। शरीर के कुल भार का कितना भाग प्रोटीन से बना होता है? 6ठा भाग। कितना भाग? 6ठा भाग। और शरीर की प्रोटीन का 1/3 भाग कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है, 1/5 भाग हड्डियों, दांतों, त्वचा और कार्टिलेज के अंदर होता है, और बाकी जो भाग है वो ऊतकों और शरीर के द्रव्यों में पाया जाता है।
तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रोटीन है हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं और ऊतकों में पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, अब हम देखते हैं प्रोटीन की संरचना। क्या प्रोटीन की संरचना की किस किस से मिलकर बनी है। प्रोटीन जो है एक जटिल जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है जो कई प्रकार के अमीनो अम्लों के मिश्रण से बनता है। इसमें क्या होता है? 50% कार्बन, 23% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन। तो मेन ये चीजें होती है। और कुछ अंश जो है जैसे 0.6 सल्फर, 0.6 फास्फोरस। और इनके अलावा कुछ अकार्बनिक तत्व भी होते हैं जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, कुछ एक प्रोटीन के अंदर। क्या क्या होता है? जो अकार्बनिक तत्व लोहा, तांबा, आयोडीन भी मिले होते हैं कुछ प्रोटीन्स के अंदर, सभी में नहीं। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजीनियस तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नाइट्रोजीनियस तत्व। क्यों कर ये आए अगर एग्जाम में आपके आए कि नाइट्रोजीनियस तत्व कौन सा होता है, पोषक तत्वों में नाइट्रोजीनियस तत्व कौन सा होता है, तो क्या कहोगे? प्रोटीन। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होती है उनके अंदर सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन प्रोटीन के अंदर क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा अतिरिक्त होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजीनियस तत्व भी कहा जाता है। और इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट और वसा से डिफरेंट है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं और कुछ प्रोटीन जो है पानी में नहीं घुलते। तो प्रोटीन क्या हुआ कि प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है। क्या है? प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त मिश्रण है जो कई प्रकार के अमीनो अम्लों से बनता है। किससे बनता है? अमीनो अम्लों से। ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन को बनाने वाली जो नाइट्रोजीनियस मूल इकाई है उसको अमीनो अम्ल्स कहते हैं। प्रोटीन को बनाने वाली जो नाइट्रोजीनियस मूल इकाई को क्या कहा जाता है? अमीनो अम्ल कहा जाता है। और ये अमीनो अम्ल जो होते हैं आपस में किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंधनों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंधनों के द्वारा जुड़े होते हैं। और कई अमीनो अम्ल आपस में मिलके एक दूसरे से जुड़कर क्या करते हैं? एक श्रृंखला बनाते हैं। और प्रोटीन इन्हीं अमीनो अम्ल की श्रृंखलाओं से बनता है। जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो प्रोटीन इन्हीं की पेप्टाइड बंधनों के द्वारा जुड़े होते हैं और इन्हीं अमीनो अम्लों से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन को बनाने वाली जो मूल इकाई है वो क्या है? अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल होते हैं। और अमीनो अम्ल किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंधनों के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टाइड बंधनों के द्वारा। सभी तरह की जो प्रोटीन होती है लगभग 22 तरह के अमीनो अम्लों से मिलकर बन जाती है। कितने? 22 तरह के अमीनो अम्लों से। और कोई भी जो दो प्रोटीन है उनकी संरचना एक समान नहीं होती। हमारे आहार के अंदर, हमारे भोजन के अंदर क्या है कि कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, परंतु कोई भी जो दो प्रोटीन हैं उनकी संरचना एक समान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सब जो है अलग अलग प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल्स जो होते हैं अलग अलग तरह से और अलग अलग अनुपात में जुड़े हुए होते हैं। एक तरह से प्रोटीन की संरचना एक समान क्यों नहीं होती किसी भी दो जो प्रोटीन होते हैं उनकी? क्योंकि उनकी सबकी संरचना अलग होती है। किसके कारण? अमीनो अम्ल जो जुड़ के जो उनको बनाते हैं वो सब में भिन्न भिन्न तरह के होते हैं और भिन्न भिन्न अनुपात में जुड़कर इनको बनाते हैं। इसलिए कोई भी जो हमारे भोजन के अंदर जो दो प्रोटीन है उनकी संरचना एक समान नहीं होती। अब हम इन सभी अमीनो अम्लों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। कौन कौन से हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल्स और अनावश्यक अमीनो अम्ल्स। अब ये क्वेश्चन आया कि सभी अमीनो अम्लों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो क्या कहोगे? दो वर्गों में। और वो कौन कौन से? आवश्यक अमीनो अम्ल्स और अनावश्यक अमीनो अम्ल्स। तो अब देखते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल्स कौन कौन से क्या होते हैं। अनिवार्य अमीनो एसिड्स या आवश्यक अमीनो अम्ल्स वो होते हैं जो हमारा शरीर जो है उनको बना नहीं सकता, हमें भोजन से इनको प्राप्त करना जरूरी होता है। ये ऐसे 10 अमीनो अम्ल्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 अमीनो अम्ल्स होते हैं। आवश्यक जो अमीनो अम्ल्स होते हैं वो 10 होते हैं जिन्हें हमें भोजन के द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि शरीर इनका निर्माण स्वयं नहीं कर सकता। हमारे शरीर ये क्या? हमारे शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। अगर इनकी शरीर में कमी हो जाती है तो बच्चों में वृद्धि और विकास रुक जाता है और बड़ों में जो टूटे फूटे तंतु हैं उनकी मरम्मत नहीं कर पाते। फिर तो ये अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आइसोल्यूसिन। क्या? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन,
फिनाइलेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनीन, वेलाइन। ये हो गए 8। कितने हैं ये? 8। इनके अलावा 2 और अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जो सिर्फ बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं। ये 2 अमीनो अम्ल जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये सिर्फ बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा शरीर इनका निर्माण करना शुरू कर देता है, लेकिन इन 8 का निर्माण नहीं कर पाता अपने आप शरीर। तो इसलिए अगर पेपर में आए कि बच्चों के लिए 2 एक्स्ट्रा जो आवश्यक अमीनो अम्ल्स है वो कौन कौन से हैं? आर्जिनिन और हिस्टिडीन। टोटल आवश्यक अमीनो अम्ल्स 10 होते हैं। ये 8, इन 8 का तो हमारी बॉडी निर्माण नहीं कर पाती, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन का निर्माण हमारी बॉडी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये जरूरी होते हैं। बच्चे इनका शरीर का निर्माण नहीं कर पाते, बच्चों की बॉडी जो है। नेक्स्ट है अनावश्यक अमीनो अम्ल। कौन से? अनावश्यक, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है लेने की। अनावश्यक अमीनो अम्लों का भोज्य पदार्थों में ना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो शरीर है नाइट्रोजन की उपस्थिति में जो आवश्यक अमीनो अम्ल के जो कुछ बचे हुए परमाणु होते हैं, जो हम आवश्यक अमीनो अम्ल लेते हैं भोजन में, उनसे जो कुछ और जो गैर प्रोटीन साधन लेते हैं भोजन के अंदर, उनसे अपने आप ही इन पोषक तत्व, इन अमीनो अम्लों का निर्माण हमारा शरीर कर लेता है। यदि एक व्यक्ति के भोजन के द्वारा आवश्यक अमीनो अम्लों को प्राप्त करते रहते हैं, अगर हम जो है हमारे भोजन के अंदर आवश्यक अमीनो अम्लों को लेते रहते हैं, तो जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है इनका शरीर अपने आप निर्माण कर लेता है। इनकी हमारे लिए ये आवश्यकता लेने की अलग से आवश्यकता नहीं होती। जो आवश्यक अमीनो अम्ल हम लेते हैं उनके द्वारा बॉडी अपने आप इनका निर्माण कर लेती है। ये अमीनो अम्ल जो होते हैं शारीरिक तंतुओं के निर्माण का कार्य नहीं करते। इनकी कमी शरीर में कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शरीर इनको अपने आप बढ़ाता रहता है। ये कितने निम्नलिखित प्रकार के होते हैं? पहला है सिस्टीन, दूसरा टाइरोसिन, तीसरा ग्लाइसिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, छठा है ग्लूटामिन अम्ल, सातवां हाइड्रोक्सीप्रोलिन, आठवां प्रोलिन, नौवां एलेनिन और 10वां नोरल्यूसिन। ये 10 जो है अनावश्यक अमीनो अम्ल है। इनमें से जो फिनाइल एलेनिन क्या था, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, उनसे टाइरोसिन का निर्माण होता है। जो फिनाइल एलेनिन हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल था, वो किसका निर्माण करता है? टाइरोसिन का। और मिथ्योनिन जो है आवश्यक अमीनो अम्ल, उससे सिस्टीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण करते हैं ये दोनों? मिथ्योनिन सिस्टीन का निर्माण करता है और फिनाइल एलेनिन किसका निर्माण करता है? टाइरोसिन का, हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए इनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हमें लेने की, भोजन पदार्थों के द्वारा लेने की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते रहते हैं। हमारा शरीर इनका निर्माण आवश्यक अमीनो अम्लों की सहायता से करता रहता है। आवश्यक अमीनो अम्ल के जो परमाणु बच जाते हैं उनसे, या जो गैर प्रोटीन प्राप्त जो साधन हम लेते हैं, जो कण हम लेते हैं, उनसे अपने आप ही इन अम्लों का निर्माण हमारी बॉडी कर लेती है। इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई? प्रोटियोस से। किस शब्द से? प्रोटियोस से। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान ग्रहण करना। मतलब सारे जो पोषक तत्व है उनमें प्रथम स्थान किसका है? प्रोटीन का। इनको क्या कहा जाता है? मानवीय जीवन का आधार भी कहते हैं और शरीर निर्माणक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवीय जीवन का आधार किसे कहते हैं? प्रोटीन को। और शरीर निर्माणक तत्व क्या होते हैं? प्रोटीन। क्योंकि ये हमारी बाल, त्वचा, मांसपेशियों में, हड्डियों में और शरीर के तरल पदार्थों में, हर कोशिका, मतलब जो भी शरीर की कोशिकाएं हैं, ऊतक है, उन हर जगह प्रोटीन होते हैं। इसलिए शरीर, इसको शरीर निर्माणक तत्व भी कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं, बाल है, त्वचा, मांसपेशी, हड्डी, इनका निर्माण जो है प्रोटीन की उपस्थिति में ही होता है, प्रोटीन के कारण ही होता है। फिर है कि शरीर के कुल भार का कितना भाग होता है? प्रोटीन छठा भाग। कितना होता है? छठा भाग। इनमें से 1/3 भाग मांसपेशियां होती हैं, 1/5 भाग हड्डियों, दांतों, त्वचा और कार्टिलेज का होता है, और बाकी जो बच गया हिस्सा वो उसमें क्या होते हैं? ऊतक और शरीर के द्रव्य पदार्थों में पाया जाता है। तो समझ आया ये आपको? अब ये बताओ कि आपको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कोई पूछे तो क्या बताओगे? कि जितना आपका बॉडी वेट है
जैसे अगर 40 kg है या 45 या 50 है किसी का, तो जितना आपका 50 है तो 50 ग्राम चाहिए, 60 है तो 60 ग्राम चाहिए। आसान सा याद रखने वाली चीज़ है आपको। प्रोटीन की संरचना क्या है कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कुछ बहुत थोड़ा कम हिस्सा सल्फर और फास्फोरस का, और कुछ इसके अंदर अकार्बनिक तत्व होते हैं जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन इत्यादि। इसको नाइट्रोजीनियस तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है? नाइट्रोजीनियस तत्व कहा जाता है, और इसी की वजह से यह कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग होता है। तो प्रोटीन क्या है? एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण जो कई प्रकार के अमीनो अम्लों से बनता है। किससे बनता है? अमीनो अम्लों के संयोग से। ये अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन को बनाने वाली नाइट्रोजीनियस मूल इकाई को क्या कहा जाता है? अमीनो अम्ल कहा जाता है। और ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधनों के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंधनों के द्वारा। और सभी तरह की जो प्रोटीन होती हैं लगभग 22 अमीनो अम्लों से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? 22 अमीनो अम्लों से निर्मित होती है। और हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो उसकी मतलब किसी भी दो प्रोटीन की संरचना एक समान नहीं होती, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल्स, अमीनो एसिड्स होते हैं और अलग अलग मात्रा होती है उनकी। इसीलिए कोई भी जो दो तरह की प्रोटीन, जो दो प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर, उनकी संरचना एक समान नहीं होती। और इन अमीनो अम्लों को हम कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। कौन कौन से? आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आशा करते हो कि इतना आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है प्रोटीन का वर्गीकरण, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।